गुड मॉर्निंग मैडम, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मैडम, आप तो ट्रैवलिंग में थे। अब 12 तारीख। हाँ। सर बट ट्रेन में हो? बहुत बढ़िया, स्टिल यू मैनेज। अच्छी यस बात है, सर। अच्छी बात है। रात का थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ तो अभी। बहुत अच्छी बात है मैडम, बहुत अच्छी बात। गुड मॉर्निंग प्रदीप सर। नहीं सर। कल हमने आपको बहुत मिस किया। एक्चुअली वी फॉरगॉट टू हैव द पी ऑफ 25 प्री ग्रांट एंड हाँ पोस्ट वो ग्रांट ऑपोजिशन। अरे फिर मिल गई, फिर आफ्टर सर्चिंग मिल गई। बट बिल्कुल। योर इम्पोर्टेंस इज व्हाट्स मेंशन नोटिफाइड। नहीं सर, अभी क्या, अभी कल वैसा हुआ ना, एंटी डेटिंग वाला ऐसा हो जाता है। अब चलिए, सेक्शन नंबर, आज हमारे सेक्शन नंबर है सेक्शन नंबर 25, फिर 26 एंड 28, फिर 34 तक है। और डिजाइन में हम जा रहे हैं 7 to 10। स्टार्ट करते हैं। तो मैं सर चाहूंगा प्रदीप सर, अर्चना मैडम तो हालांकि ट्रेन में है, तो जहां पर आप आंसर नहीं दे पाएंगे वहां पर अर्चना मैडम शायद आपको सपोर्ट कर दे। बट मेनली आज मेरा जो टास्क है वो आपसे क्वेश्चन करने का है, मन है क्वेश्चन करने का। सो कैन आई, आप आंसर दे पाएंगे अभी? हाँ हाँ सर, तो 5-10 मिनट दे पाऊंगा, बाद में बच्चे को छोड़ना है, मैं ओ, बता दूंगा आपको। बस आप बता दीजिएगा, बता दीजिए। ओके जी। गुड मॉर्निंग कृतिका मैम, जय हिंद। गुड मॉर्निंग सर। जी, कृतिका मैडम आप कन्वर्जेशन कर पाएंगे? क्या मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ अभी, या आप बिजी हैं कोई वर्क में? सर मैं नाश्ता बना रही हूँ सर। ओके, ओके, अंडरस्टूड। तो फिर तो नाश्ते में तो अलग अलग हो जाएगी वेराइटी, अगर हम दोनों जगह पर ध्यान दें तो। हाँ सर। चलिए जी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन नंबर 25 की। सर 25 के प्रदीप सर, मैं ग्राउंड आपसे पूछ रहा हूँ, ए में कौन सा ग्राउंड है? रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट सर, डब्ल्यू क्या, क्या बात है, रॉन्गफुल ऑब्टेनमेंट। ऑब्टेनमेंट। फिर बी में क्या ग्राउंड है? फायर क्लेमिंग, पी। प्रायर क्लेमिंग। सी में क्या ग्राउंड है? फायर पब्लिकेशन, WPP। प्रायर पब्लिकेशन। फिर डी में क्या ग्राउंड है? ओके, वो भी पी है सर। फायर पब्लिकेशन, प्रायर नॉलेज, नो प्रायर नॉलेज नहीं है, क्लेमिंग, यूज, पब्लिकेशन, Known or use. यूज यूज सर, प्रायर यूज। नोन, प्रायरली नोन या प्रायरली यूज। ई, WPP, ओ ऑब्वियसनेस सर, ओनिस। एफ, एन, नहीं ओ, ओ एन, एन से नॉन इन्वेंशन करके आता है, नॉट नॉन एन इन्वेंशन। इन्वेंशन। हाँ सर, एन मैं जी, ऐसा लेता हूँ सर, वो एन। आई, आई इज इन्वेंटिव स्टेप फॉलो नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट, सॉरी इनकम्प्लीट। हाँ जी। अब ये आई, जी में, जी में WP, ओ नीस, आई इज इनकम्प्लीट सर, इनकम्प्लीट स्पेसिफिकेशन। जी में है क्लैरिटी। Section 10. क्लैरिटी इज इनकम्प्लीट नो सर, क्लैरिटी हाँ इज जी, इनकम्प्लीट। हाँ जी, जी जी सर, जी सर। एच, पो, यस यस, यस इज सेक्शन 6 आ रहा है क्या सर? हाँ सेक्शन सेक्शन 6, 8। सेक्शन 8 सॉरी, फॉरेन फाइलिंग। आई, बी सर, बी इज बायोलॉजिकल मटेरियल। हाँ, नहीं, आई में 12 कन्वेंशनल कंट्री।
अगर 12 महीने में आपने एप्लीकेशन Belated, sir. Belated. Yeah. Provisional to conventional. जे K is biological knowledge. K, and T is traditional. Take a deal. ओके। अब सर इसकी शॉर्ट की अगर आपको याद है तो बता दीजिए। हाँ सर। WPP, डब्ल्यू WPP, पी P, PONIS, PONIS. PO One more P, sir. वन WPP, मोर पी PONIS, PONIS. BKT, bucket. BKT. हाँ सर, वो पोनिस भी है, वो कैपिटल कर दीजिए सर। PONIS, वो जी। सब कुछ कैपिटल कीजिए। wrongful obtainment, prior claiming, prior publication, prior use, obviousness. एन से Yes, नॉट sir. एन इन्वेंशन, Not an invention, incomplete, इनकम्प्लीट, clarity, सेक्शन 8 clarity, section 8. B is belated, provisional to रिलेटेड। complete हाँ, specification. नहीं Knowledge of नहीं, ये biological. है कन्वेंशनल एप्लीकेशन में रिलेटेड। ये जो 12 Okay. मंथ है वो पर्टिकुलरली हाँ कन्वेंशनल एप्लीकेशन के। सर, हाँ सर, कन्वेंशनल का। क्योंकि एंड आपने जो कहा उसको याद रखिएगा सर। अगर आपने कहा है कि प्रोविजनल टू कंप्लीट फाइल नहीं हुआ तो वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं, अबेंडेंड होता है। अबैंडन हो जाता है सर। जी। करेक्ट, मेरे मिस्टेक सर। नहीं नहीं। बायोलॉजिकल नॉलेज सर, बायोलॉजिकल जी। नॉलेज के लिए। एंड टी इज हम्म, टिकट। ठीक है जी। ये है इसकी शॉर्ट की और ये है इसका सारे ग्राउंड्स। ओके। साक्षी मैडम उनको आता है, अपर्णा मैडम को भी ये आते हैं, प्रदीप सर को भी आते हैं, कृतिका मैडम से मुझे फॉलो अप लेना पड़ेगा, मैडम बिजी है। चलिए अब आते हैं सर नेक्स्ट में कि 25 1 एंड जी सर। मुझे 5 to 10 मिनट्स देना पड़ेगा सर, वापस आ जाए। आराम से सर, आराम से। 25 1 एंड 25 2 साक्षी मैम। 25 1 में कौन फाइल कर सकता है प्री ग्रांट ओपोजिशन? Sir, any person can file. फॉर्म नंबर 7. ए 7 7A. ए। Fees फीस 4,000. After publication till grant. Generally 6 months are given after publication. ये कहाँ पर दिया गया है? Sir, I don't know this. रूल नंबर 55 में। हाँ 55 और इसमें 56A है। यहाँ पर 55 ए, यहाँ पर भी पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन में रूल हाँ, नंबर 55 ए एंड 55A है। 56 है। हाँ 56 अपोजिशन बोर्ड का है। हाँ, और दोनों में जो ये हियरिंग यानी अगर ओपोजिशन हुआ तो ओपोजिशन की जो प्रोसीजर होती है वो होती है रूल नंबर 57 से 63 में। ओके। तो ये जो फॉर्म हाँ 7 होता है। कौन फीस फाइल कर सकता है पहले तो? एनी इंटरेस्टेड पर्सन। 8,000 फीस होती है। 1 year after the date of publication of grant. क्या बात, बहुत बढ़िया। और अगर पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन फाइल हुआ तो वहां पर क्या कंस्टिट्यूट होगा? सर अपोजिशन बोर्ड फॉर्म होगा, 2+1 होगा, मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन एक्सक्लूडिंग एग्जामिनर जिसने रिपोर्ट वो करी है, और 2 months फ्रॉम जब ये अपोजिशन आया होगा, विद इन 2 months बनेगा। 2 मंथ्स में वो डिसीजन देंगे आफ्टर 2 रिसीविंग months। ऑल द एविडेंस। जी सर। ये भी अमेंडेड टाइमलाइन है 2 मंथ्स की। पहले ये 3 मंथ्स हुआ करती थी, अब अमेंडमेंट के बाद ये 2 महीने हो चुके हैं।
ओके सर। बहुत बढ़िया आपने कहा है, सारी डिटेल्स एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपने रखी है, कोई भी मिस्टेक के बिना। अगर अभी हमारे पास टाइम बचता है आफ्टर सच रिवीजन, तो हम डेफिनेटली इसकी डिटेल में जाएंगे, 55 से लेके 63 तक के रूल्स के डिटेल में जाएंगे। ठीक है सर। सर अपोजिशन में सारे रूल्स है। जी मैडम, फिर से कहिए, ऑपोजिशन में। ये सारे रूल अपोजिशन में है included। हाँ जी, ऑपोजिशन की प्रोसीडिंग्स है 57 से लेके 63 कि कैसे प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी। पहले ओपोजिशन ओपोनेंट ओपोजिशन दाखिल करेगा, उसके उसके 2 महीने में रिप्लाई देना है इसको एप्लीकेंट को, वापस एप्लीकेंट फाइल करेगा, उसका रिप्लाई देना है 1 महीने में ओपोजिशन को, वापस ओपोजिशन से एप्लीकेंट, और बाद में कंक्लूजन। ये पूरी प्रोसीजर की प्रोसीडिंग्स है, उसको टाइमलाइन के साथ हम देखेंगे। एग्जैक्ट, करेक्ट जी। और मैं प्रदीप सर से टाइम लेके ना इसका चार्ट बनाना सीखूंगा, वो सर ने जो कहा है वो वाली ऐप से, और मैं इसका चार्ट बनाऊंगा इस बार। अब सर करना, अब आपको शाम को मैं आज परेशान करूंगा, और हम ये प्रोसीडिंग है ना रूल नंबर 57 से 63 की, उसका चार्ट बनाएंगे सर, अच्छा वाला मैं बनाऊंगा, आप मुझे इंडिकेट करेंगे कि ये कैसे बनाना है, वो वाला ऐप यूज सर करके। कभी भी सर 4 to 6 कभी भी कॉल करो, हम बात कर हाँ सकते बस हैं। सर, आज पक्का सर, आज 5 to 6 उसी के लिए डेडिकेटेड हाँ आवर्स। ठीक है। जी। अब आते हैं यहाँ पर ओपोजिशन प्रोसीजर में, सॉरी वो हो गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 26 में। कौन आए? कीर्ति मैडम आए। कीर्ति मैडम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। दैट्स रियली नाइस मैडम, आप सुबह टाइम निकाल के आते हैं, और आप पहले भी, हाँ यू आर योगा टीचर। सॉरी मैम, आई माय मिस्टेक, प्लीज सर, मैं नो भूल गया। प्लीज सर। मुझे चीजें याद आती है बट थोड़ी सी देर लगती है, बड़ा हो रहा हूँ ना अभी मैं भी, उम्र बढ़ रही है मेरी। रियलाइज प्लीज हो रहा डोंट, नो प्लीज डोंट, प्लीज डोंट। है। सेक्शन 26, सेक्शन 26 में होता है रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग। रॉन्गफुली ऑब्टेन, मान लीजिए कि आपकी पेटेंट रॉन्गफुली ऑब्टेंड कर ली गई है बाय समवन एल्स, और ये आप पोस्ट ग्रांट ओपोजिशन में प्रूव कर देते हैं, तब फिर वो प्रूव करने से कितने दिनों के अंदर अंदर आपको क्या फाइल करना पड़ेगा पेटेंट ऑफिस में? अब पर अर्चना मैडम या साक्षी मैडम या कीर्ति मैडम, कीर्ति मैडम आप ही आंसर दीजिए अगर सर आपको पता है। जी साक्षी मैडम। फॉर्म 12 विद इन 1 ईयर। फॉर्म 12 विद वन इन ईयर। वाला गलत है, विद इन 3 months sir, from the 3 date of months order of controller। फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कंट्रोलर। अब यहां पर ये जो विद इन 3 मंथ्स की बात हो रही है हमारी, वो एक और जगह पर भी है, सेक्शन नंबर 52 में भी है। सेक्शन नंबर 52 में क्या होता है कि अब यहाँ पर 26 में ये टाइमलाइन लगेगी ना, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट से 1 बरस में, अगर वो भी पीरियड चला जाए। जी अर्चना मैडम, अगर वो भी अगर वो भी पीरियड चला जाए तो फिर जाता है केस हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ये प्रूव हो जाए कि ये रॉन्गफुली ऑब्टेन था या फिर ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर का था, जो अभी पर्सन ने फाइल किया है उसका नहीं है, तो हाई कोर्ट के उस ऑर्डर से विद इन सेम टू सेम विद इन 3 मंथ्स, ये दोनों बातें सेम, मगर आएगी कब? हाई कोर्ट के ऑर्डर से, डेट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम हाई कोर्ट।
ये आता है सेक्शन नंबर 52 में, करेक्ट? एनी डाउट इन इट? नो नो। ओके, अब आते हैं सेक्शन नंबर 28 में। सर, उसमें पार्शियली ऑब्टेन्ड और फुल ऑब्टेन्ड नहीं होता है ना, इसमें भी बात करते हैं ना। पार्शियली ऑब्टेन्ड भी होता है मैडम, सिंपल सी बात है। पार्शियली ऑब्टेन्ड में आप इतना समझ लीजिए कि मान लीजिए कि पार्शियली ऑब्टेन्ड किया गया है, यानी छोटा सा ऑप्शन किया ऑब्टेन किया गया है, हम्म, तो वो पोर्शन को आपको अपनी एप्लीकेशन में से रिमूव करना पड़ेगा, हम्म, करेक्ट? जी। एंड अगर फुल्ली ऑब्टेन्ड है हम्म, तो आपको अपनी एप्लीकेशन को ही दूसरों के नाम पे कर देनी पड़ेगी। जी सर, ओके। अब आते हैं सेक्शन नंबर 28 में। मेंशन ऑफ इन्वेंटर सच इन पेटेंट। एज सच इन अ पेटेंट। Amazon नहीं ग्रामा से। ओके, अब ये मेंशन ऑफ इन्वेंटर एज सच इन पेटेंट, उसकी पहले तो हम यहां से स्टार्टिंग करेंगे कि इन्वेंटर का नाम कौन से फॉर्म से आप फाइल कर सकते हो। फॉर्म नंबर 5 से फाइल कर सकते हैं। फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन कहां पर है? फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन है मारा बेग में जो ले एमा कैसे। हाँ, फॉर्म नंबर 5 की टाइमलाइन है either at the time of filing complete specification or within 1 month from complete specification। अगर वो टाइमलाइन भी आप मिस कर जाते हो, अगर वो टाइमलाइन भी आप मिस कर जाते हो, ले जाए ले इतना आंसर, अगर वो टाइमलाइन भी आप मिस कर जाते हो तो तो फिर आपके पास ये एक ही प्रोविजन है, वो है सेक्शन नंबर 28, उसमें है फॉर्म नंबर 8, और उसके लिए चार्जेस किस तरीके से है वो मैं आपको बता देता हूं। ये सेक्शन नंबर 28 को समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। एक जगह पर हमें एक्ट ओपन रखना है, ये हमने एक्ट ओपन किया, और दूसरी जगह पर हमें फीस ओपन करनी है। ये रहा। देखिए इसमें पहला ही क्लोज है, ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 28(2)
अब इसको पढ़ते हैं। मेंशन ऑफ इन्वेंटर एज सच इन पेटेंट इफ द कंट्रोलर इज सेटिस्फाइड, कंट्रोलर सेटिस्फाइड है कि अपॉन अ रिक्वेस्ट और क्लेम मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, यानी किसी पर्सन ने अपना नाम इन्वेंटर के तौर पे ऐड करने के लिए एप्लीकेशन की है, क्लेम किया है, दैट द पर्सन, उसका ए क्लोज है, दैट द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ और बाय whom द रिक्वेस्ट और क्लेम इज मेड is the inventor of the invention in respect of which the application for a patent has been made, or of a substantial part of that invention, यानी कि सारा पूरा का पूरा इन्वेंशन उस इन्वेंटर ने ना बनाया हो, बट एक अच्छा खासा पार्ट यानी 60%, या अगर आप समझने लगो तो 60%, 50% पार्ट उस इन्वेंटर का हो, उस इन्वेंटर ने मदद की हो उसके लिए, तो उनका नाम इन्वेंटर के तौर पे उस एप्लीकेशन में आना चाहिए। बी ग्राउंड दैट द एप्लीकेशन फॉर अ पेटेंट इज डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ हिज बीइंग द इन्वेंटर, यानी जो एप्लीकेशन है उसका वो पूरा का पूरा 100% उसका ही क्लोज है कि वही इन्वेंटर है। द कंट्रोलर सेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन cause him to mention as an inventor in any patent granted in pursuance of the application, in the complete specification and in the register of patent। तो फिर कंट्रोलर उनका नाम इसमें मेंशन इन्वेंटर के तौर पे मेंशन करेंगे, प्रोवाइडेड दैट द मेंशन ऑफ एनी पर्सन एज इन्वेंटर अंडर दिस सेक्शन shall not confer or derogate from any rights under the patent, मगर उसे कोई भी राइट्स नहीं मिलेंगे। नॉट कन्फर एनी राइट्स, इसका मतलब उनको कोई राइट्स मिलेगा नहीं। हेलो जी, डिरोगेट का मीनिंग नहीं पता। आप जो क्या कह रहे हैं? डिरोगेट, डिरोगेट यानी उसका कोई राइट्स मिलेगा नहीं, डिरोगेट यानी कोई राइट्स पे हक रखना, ऐसा मीनिंग होता होगा। फिर भी देख लेते हैं इसको। पेटेंट की तहत किसी भी अधिकार का हनन नहीं होगा, यानी वो कोई राइट्स नहीं रख पाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, हनन करना कोई भी चीज का। अब आती है ये क्लोज 28(2) वाली, वो ये है, अ रिक्वेस्ट दैट एनी पर्सन shall be mentioned as aforesaid may be made in the prescribed manner, यानी फॉर्म नंबर 8 से, by the applicant for the patent। अब ये कौन कर रहा है? एप्लीकेंट कर रहा है। 28(2) में कौन कर रहा है? एप्लीकेंट कर रहा है। for the patent, or where the person alleged to be the inventor is not the applicant or one of the applicants। अब यहां पर बात कर रहे हैं वेयर दी पर्सन एलिग्ड, यानी जिसका नाम इन्वेंटर के तौर पे ऐड करना है, टू बी दी इन्वेंटर इज नॉट दी एप्लीकेंट, जो एप्लीकेंट नहीं है, और वन ऑफ दी एप्लीकेंट, या फिर एप्लीकेंट में से एक है जिसका नाम इन्वेंटर के तौर पे अभी तक ऐड नहीं था, वो ऐड करवाना चाहते हैं, बाय दी एप्लीकेंट एंड दैट पर्सन। मगर यहां पर जो फाइल कर रहा है, मैं अगर आपको ये कहूं कि जहां पर ये फीस नहीं लगती है, जहां पर ये फीस नहीं लगती है, वहां पर फाइल कौन कर रहा है? तो आंसर क्या होगा 28(2) में? एप्लीकेंट। एप्लीकेंट, इन्वेंटर नहीं। साक्षी मैडम देखिए यहाँ पर क्लियर कट लिखा हुआ है 28(2) में, बाय दी एप्लीकेंट। करेक्ट है। ठीक है, तो जब अब नेक्स्ट, एप्लीकेंट खुद फाइल कर रहा होता है तब 0 फीस लगती है। तब 0 फीस लगती है। जब इन्वेंटर अपना नाम ऐड करवाता है तो उसमें 800 रुपये लगते हैं। जब एप्लीकेंट या एप्लीकेंट प्लस एनी पर्सन होता है तब 0 लगते हैं। तब 0 नहीं मैडम, देखिए एप्लीकेंट प्लस 0 कोई भी पर्सन हो सकता है, बट वो फाइल कौन करेगा? कौन अपने पोर्टल पे Applicant जाके आईडी पासवर्ड? एप्लीकेंट।
अगर एप्लीकेंट खुद फाइल कर रहा है तो उसके लिए 0 और जो रुपीज है, भी एक क्योंकि या दो नाम जो भी ऐड करना हो वो खुद से कर सकता है बिना कर फीस के, सकता है। लेकिन अगर इन्वेंटर आ गया तो वो 800 रुपए देगा। एग्जैक्टली अब वो भी देख लेते हैं कि किस तरीके से उसमें है दोनों क्लोज 28.3 एंड 28.7। अब देखते हैं 28.3 और 28.7 क्या कहता है। तो 28.3 यहां पर लिखा हुआ देखिए, इफ एनी पर्सन other than a person in respect of whom a request in relation to the application in question has been made under subsection 2। यानी ऐसा कोई पर्सन है जो एप्लीकेंट नहीं चाहता है उसका नाम देना, बट उसका नाम वो खुद ऐड करवाना चाहता है, जो अभी तक एप्लीकेशन में उसका नाम था ही नहीं। डिजायर टू बी मेंशन्ड एज अफोरसाइड, ही मे मेक, देखिए यहां पर कौन करेगा एप्लीकेशन, खुद करेगा कि भाई मेरा नाम ऐड होना चाहिए, ये एप्लीकेशन में मुझे क्रेडिट नहीं दिया गया है, मेरा नाम ऐड होना चाहिए। तो वो एप्लीकेंट, वो इन्वेंटर जो आ रहा है सामने से, वो अप्रूव्ड बाय एप्लीकेंट नहीं है, पेटेंट के एप्लीकेशन के एप्लीकेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, वो खुद आके अपना नाम ऐड करवाना चाहता है। तो ही मे मेक अ क्लेम इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर इन दैट बिहाफ, तो उसे वहां पर 28.3 के तहत 800 रुपये देने पड़ेंगे। फोर्थ, अ रिक्वेस्ट और क्लेम अंडर द फोरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी मेड बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट। यानी ये जो फॉर्म नंबर 8 है, अपना नाम ऐड करवाना या एप्लीकेंट किसी का नाम ऐड करवाना चाहते हैं, वो ग्रांट से पहले ही होना चाहिए, उसके बाद में नहीं। नेक्स्ट, where a claim is made under subsection 3, जब क्लेम दिया जाता है सबसेक्शन 3 में, यानी इन्वेंटर खुद आके अपना नाम ऐड करवाता है 800 रुपये देके, द कंट्रोलर shall give notice of claim to every applicant, तब जाके सभी एप्लीकेंट को नोटिस ऑफ क्लेम दिया जाता है, फॉर द पेटेंट नॉट बीइंग द क्लाइमेंट and to any other person whom this controller may consider to be interested। इसके लिए और भी कोई अगर पर्सन इंटरेस्टेड है तो उसे भी नोटिस करते हैं, जैसे कि लाइसेंसी हो गया, कंपलसरी लाइसेंसी हो गया, XYZ। एंड बिफोर डिसाइडिंग अपॉन एनी रिक्वेस्ट और क्लेम मेड अंडर सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 यानी एप्लीकेंट जिसका नाम ऐड करवाना चाहता है, या फिर अंडर सबसेक्शन 3 यानी जो इन्वेंटर अपना नाम ऐड करवाना चाहता है, द कंट्रोलर सेल इफ रिक्वायर्ड हियर द पर्सन इन रिस्पेक्ट और बाय वूम द रिक्वेस्ट और क्लेम इज मेड, एंड इन केस ऑफ अ क्लेम अंडर सबसेक्शन 3 एनी पर्सन टू वूम नोटिस ऑफ द क्लेम हैज बीन गिवन एज अफोरसाइड। यानी जो अपना नाम इन्वेंटर के तौर पे ऐड करवाना चाहता है उसको कंट्रोलर सुनेंगे भी। जी सॉरी सर। साक्षी, ओके। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, जिसमें भी 800 रुपये देने पड़ते हैं, वो भी देख लेते हैं। उसमें पॉइंट क्या है, वेयर एनी पर्सन हैज बीन मेंशन्ड एज इन्वेंटर इन परस्यूएंस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के बिहाफ पे कोई भी पर्सन जिसका नाम इन्वेंटर के तौर पे दाखिल हुआ है, एनी अदर पर्सन who alleges that he ought not to have been so mentioned may at any time apply to the controller for a certificate to that effect। यानी अगर कोई इन्वेंटर के नाम पे किसी ने ऐड कर दिया है, एप्लीकेंट ने किसी का नाम इन्वेंटर के तौर पे ऐड कर दिया है, बट वो समझता है कि मैं इसका इन्वेंटर नहीं हूं, तो वो कंट्रोलर को इस बारे में बताएगा। एंड द कंट्रोलर में आफ्टर हियरिंग इफ रिक्वायर्ड, उसको सुनने के बाद इफ रिक्वायर्ड, एनी पर्सन whom he may consider to be interested issue a certificate, and if he does so he shall rectify the specification and the registered accordingly। यानी वो उसका नाम हटवा देगा।
इज दैट क्लियर? या कोई डाउट यहाँ पर 28(7) में? उसके लिए भी 800 रुपये लगते हैं। अब इसको हम रूल से रेक्टिफिकेशन का मतलब हटवाना होता है सर? दोनों चीजें मैडम यहाँ पर मैं आपको एक ही मिनट, उसके लिए रूल में जाके हम ऐड करते हैं। रूल नंबर यहाँ पर आएगा 66 से स्टार्ट होते हैं इसके रूल। ये रहा 28(7) का। ओके, फॉर्म of application to be made under section 28(7). An application under subsection 7 of the section 28 shall be made in form number 8 and shall be accompanied by a statement setting out the circumstances under which the application is made. And last, a copy of application and the statement shall be sent by the controller to each patentee or the applicant of the patent, as the case may be, and to any other person whom the controller may consider interested. यहाँ पर तो कुछ नहीं है, ये 28(3) का है। यहाँ पर भी सेम बात है, ये है shall be made in form 8. ओके, ये रूल्स में से जितना मैंने पढ़ा है 66(1), 60 नहीं 60, हाँ 67(1) और 68(1) ही है, और इसके अलावा दिया नहीं है शायद। मैडम ये तो हाँ। यहाँ पर भी है। आप 70 या 70A में देखोगे ना, ये देखिए मेंशन ऑफ इन्वेंटर कैसे मेंशन किया जाता है उसके बारे में 70 में, और 71 में ये है कि परमिशन ऑफ मेकिंग पेटेंट एप्लीकेशन आउटसाइड इंडिया। सॉरी, 70 एंड 70A मैंने कहा, ये 70A वाला भी कोई क्लोज होगा। अरे भाई, एक क्लोज वो रेड हुआ है 70A। हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप ये ऐड हुआ है। करेक्ट मैडम। अब इसको डिकोड करना है, ये जो आप बात कर रहे हैं उसमें दोनों चीजें हैं, ये वाली बात में दोनों चीजें हैं। वेयर अ पर्सन हैज बीन मेंशन्ड एज एन इन्वेंटर इन परस्यूएंस ऑफ दिस सेक्शन, जिसको इन्वेंटर के तौर पे माना गया था। एनी अदर पर्सन who alleges that he ought not to have been, देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, not to have been so mentioned as may at any time apply to the controller. ओके, जिसका नाम नहीं मेंशन किया गया था। Where a person has been mentioned as an inventor in a pursuance of this section, जिसका नाम ऐड हुआ था, any other person who alleges that he ought not to have been so mentioned, यानी उसका नाम मेंशन नहीं किया जाना चाहिए था, वो इन्वेंटर था ही नहीं, जिसका नाम इन्वेंटर के तौर पे ऐड किया गया है, दूसरा पर्सन ये मान रहा है कि वो उसका इन्वेंटर था ही नहीं, may at any time apply to the controller for a certificate to that effect। समझ पा रहे हैं ये बात को आप? इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। वो करने के लिए हाँ जी, हाँ, तो ये कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। ये देखा आपने, कोई भी पर्सन इसके लिए चैलेंज कर सकता है। करेगा ना, जी, फिर से कहिए, कौन कह रहा था? रिमूव और एप्लीकेंट एंड इन्वेंटर ही करेगा ना कंसेंट। देखिए क्या इसका क्या कंक्लूजन बना के दे रहा है कि ये क्या कहना चाहता है। अगर किसी पेटेंट एप्लीकेशन में किसी व्यक्ति का नाम इन्वेंटर के रूप में लिखा गया है, एप्लीकेंट ने डाला था, और कोई दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि उसका नाम इन्वेंटर के रूप में गलत लिखा गया है, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, यानी उसको इन्वेंटर नहीं लिखना चाहिए था,
तो वो व्यक्ति कंट्रोलर के पास अप्लाई कर सकता है। कैसे? 28(7) में भी कौन सा है? यही वाली बात है। 28(7) में भी 800 रुपये देने वाली बात है। फिर है कंट्रोलर क्या करेगा, वो दोनों पार्टीज से, यानी जिसका नाम ऐड हुआ था और जो निकालना चाहता है, या जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उसके अलावा जो भी एप्लीकेंट्स है उसको भी ले सकते हैं, उन सभी को सुनेगा, मतलब दोनों की बात समझेगा। अगर कंट्रोलर को लगे कि सच में गलत नाम लिखा गया है, तो वो एक सर्टिफिकेट इश्यू करेगा। इसके लिए वो सर्टिफिकेट इश्यू करेगा कि इसका नाम निकाला गया है इस एप्लीकेशन में से, कि हाँ ये व्यक्ति इन्वेंटर नहीं है। उसके बाद कंट्रोलर पेटेंट की स्पेसिफिकेशन और रजिस्टर में करेक्शन कर देगा। फिर रजिस्टर में भी करेक्ट करेगा एंड पेटेंट की सर्टिफिकेट में भी करेक्ट करेगा। मतलब जिस नाम को हटाना है या बढ़ाना है वो अपडेट कर दिया जाएगा, यहां पर हटा दिया जाएगा। क्लियर है मैडम या सर सभी को ये चीज? तो जी कल सर। ये बात थी कि कौन कर सकता है, या फिर कंसेंट किसका लिया जाएगा? कंसेंट सबका लिया जाएगा, एप्लीकेंट का भी, जिसका नाम हटाया जा रहा है उसका भी लिया जाएगा, मगर कौन फाइल कर सकता है? तो आंसर है कोई भी फाइल कर सकता है। एंड दूसरा आंसर है यहां पर कि कब फाइल कर सकता है, एट एनी टाइम। यहां पर कोई भी ग्रांट की बात नहीं है, वो ग्रांट के बाद भी हो सकता है, ग्रांट से पहले भी हो सकता है, एट एनी टाइम। क्लियर है ये बात? सर ग्रांट, रिमूव ग्रांट के बाद हो सकता है, लेकिन इन्वेंटर का, एड लेकिन नहीं हो सकता है। ऐड नहीं हो सकता, रिमूव कभी भी हाँ हो सकता। हाँ, ये रिमूव की बात है। यानी रिमूव का लिखा कहां पर है? तो रिमूव का लिखा है सब क्लोज 7 में। अब मैं क्वेश्चन करूं आपसे मोनिका मैडम कि रिमूव कौन करवा सकता है? रिमूव सर, जो एप्लीकेंट है हम्म, वो भी बोल सकते हैं कि इन्वेंटर नहीं है। कोई भी कर सकता है, एप्लीकेंट भी कर सकता है, दूसरा इन्वेंटर भी कर सकता है, और कोई पर्सन भी कर सकता है। लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर, एनी अदर पर्सन वो एलिग्स, जो सोच रहा है कि इसका नाम इन्वेंटर के तौर पे नहीं आना चाहिए था, तो एनी अदर पर्सन की बात है। वो इन्वेंटर भी हो सकता है दूसरा कोई, वो एप्लीकेंट भी हो सकता है दूसरा कोई, वो लाइसेंसी भी हो सकता है, एक्सक्लूसिव लाइसेंसी भी हो सकता है, या आप या मैं भी हो सकते हैं। कोई भी हो सकता है, चाहे वो पेटेंट से रिलेट कर रहा हो या ना कर रहा हो। और कब कर सकता है? एट एनी टाइम। यहां पर कोई ग्रांट की पाबंदी नहीं है। किसके लिए? नाम निकलवाने के लिए। नॉट टू हैव बीन मेंशन, इसका नाम नहीं होना चाहिए था। नॉट टू, देखिए यहां पर भी हैव बीन है, हैव बीन। हैव बीन यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी जब से एप्लीकेशन फाइल हुई तब से इसका नाम नहीं होना चाहिए था। एप्लीकेशन भले ही वो आज कर रहा है, मगर वो चाहता है कि जिस दिन फाइल हुई थी एप्लीकेशन वहां से उसका नाम हटा दिया जाए, यानी पास्ट में जाके वो चेंजेस हो। सो दैट्स व्हाई हैव बीन आया है यहाँ। ओके चलिए, ये भी अच्छा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें फॉर्म नंबर 8 के चार्जेस है 800, और हमने देखे कि वो कब चार्जेस जीरो हो जाएंगे। एक ही केस में जीरो होंगे, जब एप्लीकेंट खुद किसी का नाम ऐड कर रहा है ग्रांट से पहले, और एक चीज में है ग्रांट के बाद रिमूव भी हो सकता है ना। अब आते हैं फॉर्म नंबर 8A। ये क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप। आफ्टर ग्रांट सर्ट हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप नॉट ओनली आफ्टर ग्रांट, आफ्टर ग्रांट में भी पेटेंट इन फोर्स होनी चाहिए, यानी पेटेंट का एग्जिस्टेंस होना चाहिए तभी जाके ये मिलेगा। पेटेंट इन फोर्स उसमें आएगा 900 रुपीज, और ये अमेंडमेंट के बाद ऐड किया गया है। इसका फॉर्म नंबर, रूल नंबर भी है। रूल नंबर डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा, ये है रूल नंबर 70A, जिसके लिए आपको रूल की, मैंने जैसे अभी ये वीडियो में दिखेगा आपको,
जैसे मैं गया था उसी तरीके से आपको जाना पड़ेगा। रूल नंबर 70A ये स्पेसिफिकली बाद में ऐड किया गया है। और फॉर्म नंबर 8 के लिए है रूल नंबर 66 से लेके आप 70 तक चले जाइए। ये सारे रूल फॉर्म नंबर 8 से रिलेटेड है। न्यू स्लाइड। हाँ, इनफ टाइम। सेक्शन नंबर 29 में एंटीसिपेशन कब नहीं माना जाएगा? विदाउट कंसेंट, जब एप्लीकेशन बस जो आपने है सही बोल फाइल दिया, विदाउट कंसेंट पब्लिकेशन। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, मतलब कल मैंने क्लास लीव कर दी थी, तबीयत ठीक थी। तो जो 25 है हमारा सेक्शन, उसमें जो सब क्लॉज 2 है, पोस्ट ग्रांट नहीं, सब क्लॉज 2 सर उसका 25(1) का, ये है ना, ग्राउंड पब्लिश्ड ग्राउंड बिफोर बोल रहे हैं। प्रायोरिटी डेट। हाँ 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 वही। हाँ हाँ, हाँ, ग्राउंड बी। हाँ। पब्लिश्ड बिफोर प्रायोरिटी डेट। हम्म। तो उसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, क्योंकि मैं जब से समझ रही थी, स्टार्टिंग से थी, उसका मतलब है कि विदाउट कंसेंट अगर वो हो गया है तो भी होगा। अब समझ रहे हो? मैडम, वहां पर कंसेंट से बिना भी हो या कंसेंट के साथ भी हो, वो एंटीसिपेशन की कैटेगरी में आता है। करेक्ट। हम्म। अब यहां पर जो बात हो रही है 29 में स्पेसिफिक, वो एक तरीके का रॉन्गफुल ऑब्टेनिंग है। हाँ सर इसको वो तो है। समझिएगा। हाँ, कि आपकी चीज थी, आपके बिहाफ पे किसी और ने पब्लिश कर दी विदाउट टेकिंग योर कंसेंट। तो हम्म इसीलिए ये जो 29 से 32 तक के जो सेक्शन है ना, वो एक्चुअल में एंटीसिपेशन की तरह ही वर्क करते हैं एक्चुअल में। बट उसके अंदर ये माना गया है कि अगर वो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए, ऐसा मान लीजिए पूरे एक्ट में ये 4 सेक्शन ऐसे हैं कि जिसको आप नेचुरल व्यू में देखेंगे, नेचुरल एनवायरनमेंट में देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये एंटीसिपेशन ही है। मगर वहां पर रिलैक्सेशन दी गई है बाय द पेटेंट ऑफिस कि अगर आपसे वो चोरी करके ले गया है, आपसे यानी विदाउट योर कंसेंट आपकी ही सारी चीजें वो पब्लिश कर देता है, आप वो प्रूव करते हो कि वो आपकी चीज थी, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा वहां पर। अगर आप ये प्रूव कर सकते हैं तो आपको एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। और वहां पर क्या ये प्रूव करना था? सेक्शन नंबर 25 आइदर 1 और 2 के सब ग्राउंड बी में ये प्रूव करना था कि ये चीज मेरी थी, ये प्रूव करना था? नहीं 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 करना था। तो इसीलिए उसको एंटीसिपेशन माना गया। इसमें ये चीज ऐड हुई कि उसको प्रूव करना है ये मेरी चीज थी, मेरे कंसेंट के बिना वो लेके गया। ठीक है सर। दैट्स ओके। 30 में अगर आपने गवर्नमेंट के साथ कोई भी इन्वेंशन डिस्क्लोज किया है बिफोर फाइलिंग इट, तो वो डिस्क्लोजर आपको एंटिसिपेट नहीं करेगा। 31 में एग्जीबिशन, ऑफिशियल गैजेट, अगर ऑफिशियल गैजेट में कोई एग्जीबिशन मेंशन है और उस एग्जीबिशन के अंदर आपने अपना इन्वेंशन एग्जिबिट किया, पब्लिश किया, तो उस पब्लिकेशन के कितने महीने तक आपको फाइल करना है एप्लीकेशन? 12 12 12 months. महीने तक। अगर 12 महीने के अंदर अंदर आपने कौन सा फॉर्म फाइल करके सबमिट कर दिया? 31 31, तो इसे एंटीसिपेशन नहीं माना नहीं जाएगा। माना जाएगा। एंड 32 पब्लिक वर्किंग वर्किंग, पब्लिक वर्किंग में भी 12 मंथ्स, उसे भी एंटीसिपेशन नहीं माना जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि इसका एग्जांपल दूं 12 मंथ्स वाला? नहीं सही गॉट है इट। सर। एक इसका केस स्टडी भी है पेपर में जो आप कर भी सकते थे। मीन्स आज से हम थोड़ा सा ऐड करेंगे कि लिखना भी स्टार्ट करना है हमें, लिखने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हमारी कम हो गई है। कल बहुत बड़ी डिस्कशन हुई है मेरी और रजत सर की। मुझे रजत सर ने बहुत डांटा है
कि सर छोड़ो मत, लिखवाओ सभी से, और वो सही भी है। अब लिखना स्टार्ट हमें करना पड़ेगा धीरे धीरे, ताकि हम वो प्रैक्टिस भूल ना जाए। चलिए, केस स्टडीज देते रहेंगे और धीरे धीरे लिखना स्टार्ट करके वापस उसी पेज पे आ जाएंगे जहां पर पहले। 33, पहले प्रोविजनल फाइल करो, फिर क्या फाइल करो, कुछ भी Public. पब्लिश करो। कुछ भी पब्लिश करो। अगर आपने पहले प्रोविजनल फाइल किया है तो वो कभी भी पब्लिकेशन आपको एंटिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी डेट आगे चली गई है। 34 स्पेशली ये कहता है कि सेक्शन नंबर 29 से 32 में कुछ भी एंटिसिपेट नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो ये हो गया पेटेंट एक्ट का। डिजाइन में देख लेते हैं। डिजाइन सेक्शन 7 क्या बात करता है? Publication of Publication. registered design. पब्लिकेशन के बारे में। पब्लिकेशन के लिए रूल नंबर कौन सा एसोसिएटेड है? रूल नंबर 22. 22। और क्या क्या चीजें पब्लिकेशन में आएगी? क्लास आएगा, एप्लीकेंट का नाम आएगा, एड्रेस आएगा, और एक बेस्ट व्यू आएगा। सेक्शन नंबर 8 में क्या आता है? 8 को रुकते हैं, 8 को रुकते हैं, पहले 9 को करते हैं जी। एनी डाउट सर? सर प्रियोरिटी डेट भी तो पब्लिश होता था, अगर रहता है हाँ तो। जी सर, डेट भी आएगा। एनीथिंग एल्स सर? सर प्रियोरिटी डेट अगर रहता है तो। हाँ, अगर वो कन्वेंशनल एप्लीकेशन से है तो प्रायोरिटी डेट आएगा। करेक्ट सर? यस सर। जी, गंगाधर सर क्या बात है। ओके, सेक्शन नंबर 9 किसके लिए है? सर्टिफिकेट के लिए, अगर लॉस हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, डुप्लीकेट हाँ जी, सर्टिफिकेट। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म से मिलेगा? फॉर्म 16 रूल नंबर फॉर्म 47 16 रूल नंबर 47 41 में तो वो है, 47 15 है। 15 नहीं है सर इसका। 26. रूल नंबर 26 है क्या? Yeah. देख लेते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। डिजाइन रूल, ये रहा HTML पेज। और आते हैं, नहीं ये 26 में तो मार्किंग ऑफ आर्टिकल में सर है, कैसे भूल गया? 47 और 41 आप देखो एक बार। हाँ वहां पर कुछ होगा। 41 47 में तो मैडम ये है, 15 वाला है, जनरल पावर ऑफ एनलार्ज्ड है। 41 में तो यही है, सारे सर्टिफाइड कॉपीज एंड डॉक्यूमेंट्स। ओके, वहां पर भी एप्लीकेबल हो सकता है सर्टिफाइड कॉपीज। ये कहाँ से मिलेगा हमें? इसके वो फीस वाले स्ट्रक्चर में मिलेगा। सेक्शन 16 उसमें है। फॉर्म नंबर 16 में है सेक्शन 17(2), एंड फॉर्म नंबर 15 में है रूल नंबर 41। चलिए रूल नंबर 41 से ही चल सकते हैं। कोई चलो, ओके। मीन्स हमारा काम है कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। रूल नंबर को छोड़िए अभी, रूल नंबर लिखना है तो 41 लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर सर्टिफाइड कॉपीज की बात है। बट फॉर्म नंबर 16 से मिलेगा, रुपी से उसके 500। अब हम आते हैं सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 क्या बात करता है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स। अर्चना मैडम आपने सही कहा है, डॉक्यूमेंट सारे मिलेंगे फॉर्म नंबर 15 से। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन मिलेगा फॉर्म नंबर 16 से। एकदम सही बात है मैडम, चैट बॉक्स में अर्चना मैडम ने मैसेज किया है। सेक्शन 8 क्या बात करता है, किसके बारे में? Substitution. सब्स्टिट्यूशन। फॉर्म नंबर फॉर्म नंबर 2 सर, रूल नंबर 16। 500 रुपीज। ओके, 8 into 2, 16 rule. हाँ रूल नंबर 16। और रूल नंबर 16 में स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट नोटराइज कॉपी वो मांग सकते हैं, ये मेंशन है। अब इसको पढ़ते हैं, ये एक लास्ट काम करते हैं। 10 मिनट भी है हमारे पास, एग्जैक्ट टाइमिंग है, पढ़ा जा सकता है। बहुत सारी टेब हो जाती है।
आईपी इंडिया में आए, एक्ट में आए, HTML, सेक्शन 8। If the controller is satisfied on the claim made in the prescribed manner at any time before design has been registered, यहां पर भी देखिए कब तक है, डिजाइन रजिस्टर्ड होने से पहले, that by virtue of any assignment, agreement in writing made by the applicant or one of the applicants, या तो कोई एक एप्लीकेंट हो, एक ही एप्लीकेंट है और वो बता रहा है कि इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, या फिर बहुत सारों में से एक एप्लीकेंट हो, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजाइन और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ द क्लाइमेंट वुड, if the design were then registered, be entitled thereto or to the interest of the applicant therein। कि भाई एप्लीकेंट को वहां पर कोई इंटरेस्ट है, एप्लीकेंट को किसी को सब्स्टिट्यूट करना है, और टू एंड अनडिवाइडेड शेयर ऑफ द डिजाइन ऑफ दैट इंटरेस्ट, यानी एप्लीकेंट अपना शेयर देना चाहता है वहां पर। द कंट्रोलर में subject to the provision of this section, direct that application shall proceed in the name of the claimant, in the names of the claimants and the applicant or the other joint applicants or applicants accordingly। यानी फिर वो सब्स्टिट्यूट कर देगा। इसका मतलब सिंपल सा ऐसा है कि मान लीजिए कि 3 एप्लीकेंट है, वो 3 में से दूसरा वाला एप्लीकेंट अपने राइट्स किसी और को देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, एज द केस मे रिक्वायर। दूसरा पॉइंट, नो सच डायरेक्शन एज एफोरसाइड shall be given by virtue of any assignment or agreement made by 2 or more joint applicants for registration for a design except with the consent of the other joint applicants or applicants। यानी कि एक से ज्यादा एप्लीकेंट्स है, मैंने जैसे कहा कि 3 एप्लीकेंट्स हैं और उसमें से दूसरा एप्लीकेंट अपने राइट्स किसी और को देना चाहता है, तो उसमें जब वो अपने राइट्स दूसरे को दे रहा है रजिस्टर्ड होने से पहले, तब उसे पहले और तीसरे वाले एप्लीकेंट को भी कंसेंट लेना पड़ेगा, उनका भी कंसेंट लेना पड़ेगा कि मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। तीसरा, no such direction shall be aforesaid shall be given by the virtue of any assignment or agreement for the assignment of the benefit of design unless a the design is identified therein by reference to the number of application for the registration। अगर डिजाइन, मान लीजिए कोई एग्रीमेंट या कोई असाइनमेंट बनाया था, वो अग्रीमेंट या असाइनमेंट इतना कैपेबल ना हो कि वो डिजाइन को आइडेंटिफाई करे या डिजाइन का नंबर वहां पर ना लिखा हो। दो में से एक कंडीशन, या तो डिजाइन को आइडेंटिफाई कर दे कि यही डिजाइन के बारे में बात हो रही है, या फिर वहां पर डिजाइन का नंबर मेंशन है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तब भी ये असाइनमेंट या एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। बी, देयर इज अ प्रोड्यूस टू द कंट्रोलर an acknowledgement by the person by whom the assignment or agreement was made that the assignment or agreement relates to the design in respect of which that application is made, or C, the rights of the claimant in respect of the design have been finally established by the decision of court। या फिर कोर्ट में केस चला हो और कोर्ट का केस का ऑर्डर कि भाई ये मेरे नाम पे ही कहा गया है कि ये जो दूसरे नंबर का क्लाइमेंट है उसने पूरा का पूरा अपना सब्स्टिट्यूशन मुझे बनाया है, बाय द कोर्ट ऑर्डर वो लिखा हो, तब भी वो एक्सेप्टेड है। डी, द कंट्रोलर गिव्स डायरेक्शन फॉर enabling the application to proceed for regulating the manner in which it should be proceeded with under subsection 5।
तो कंट्रोलर ऐसे ही मानेंगे कि सेक्शन 5 से जो एप्लीकेशन आई थी उसमें ही उस पर्सन का नाम था, यानी इन एप्लीकेंट के तौर पे उसका नाम पहले से ही ऐड हो जाएगा। वेयर वन और टू or more joint application for the registration of a design dies at any time before the design has been registered, the controller may, upon a request in that behalf made by the survivor or survivors, यहाँ पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की बात है और उसमें से कोई एक बचा हुआ है, अभी 3 एप्लीकेंट थे, 3 में से 2 की मृत्यु हो जाती है और एक बचा हुआ है, and with the consent of the legal representative of the deceased, direct that application shall proceed in the name of the survivor or survivors alone। मान लीजिए कि 3 में से 2 एप्लीकेंट की डेथ हो जाती है और एक एप्लीकेंट बचता है, तो उस केस में ये फोर्थ ग्राउंड ये कह रहा है कि बाकी के जो डेथ हो चुकी है उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कंसेंट लेके फिर अगर वो कंसेंट देते हैं कि हाँ भाई हमारा नाम निकाल दो इस डिजाइन से, तब जाके वो एप्लीकेशन डिजाइन की एक पर्सन के नाम पे आगे बढ़ सकती है। लास्ट है, इफ एनी डिस्प्यूट अराइज बिटवीन जॉइंट एप्लीकेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ डिजाइन, whether or in what manner the application should be proceeded with, the controller may, upon application made to him in the prescribed manner by any of the parties, and after giving all parties concerned an opportunity to being heard, give such direction as he thinks fit for enabling the application to proceeded in the name of one or more of the parties alone, for regulating the manner in which it should proceeded with, or for both those purpose as the case may require। अब इसका जो सिंपल सा मीनिंग है कि इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डिस्प्यूट क्या होगा, हियरिंग होगी। कौन करेगा? कंट्रोलर करवाएगा। और कंट्रोलर हियरिंग में रूल नंबर 16 से नोटराइज्ड कॉपी भी मांग सकता है। अब वो भी देख लेते हैं एक बार नोटराइज्ड कॉपी के बारे में। लास्ट पॉइंट है, 1 मिनट है, देख लेते हैं। चलिए, manner in which claim under subsection 1 of the section 8 shall be made। A claim where under subsection 1 and 5 of the section 8 shall be made in form number 2, the original assignment or agreement or other document affecting rights, title or interest in the application, or an official or notarily certified copy thereof shall also be furnished for the controller's inspection, and the controller may call such other proof of title or written consent as he may require। वो कुछ भी मंगवा सकते हैं, उसमें ये भी आ गया कि नोटरली सर्टिफाइड कॉपीज भी मंगवा सकते हैं इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट। अगर कुछ भी ना समझ में आया हो तो कहिएगा। ये जब एक्ट पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ऐसा लगता ही है कि ये क्या ही पढ़ रहा है कोई पर्सन, हमारा ध्यान बेध्यान हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्रक्स नहीं है, वहां पर हम डिटेल्ड में बात करते हैं। तो क्रक्स इसका यही है, एक से ज्यादा एप्लीकेंट है तो कंसेंट लेना पड़ेगा। अगर कोई भी पर्सन बाय कोर्ट का ऑर्डर लेके आता है तब भी कंट्रोलर को उसका नाम ऐड करना पड़ेगा, और एक से ज्यादा एप्लीकेंट है तो उस केस में सभी का कंसेंट लेना पड़ेगा। और एक से ज्यादा एप्लीकेंट की डेथ होती है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कंसेंट लेके जो सर्वाइवर है यानी अकेला बचा हुआ है उसके नाम पे डिजाइन एप्लीकेशन आगे बढ़ सकती है। मगर सब्स्टिट्यूशन की सारी बातें हम करते हैं, फॉर्म नंबर 2 की सारी बातें हम करते हैं डिजाइन के रजिस्टर्ड होने से पहले। यस गंगाधर सर। सर अगर किसी एप्लीकेंट की डेथ होती है तो क्या उसके जो लीगल हेयर है वो नहीं हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट, मतलब हो एज ए सकते हैं ना सर, हो सकते हैं ना सर, ओके इसीलिए तो उनका कंसेंट लिया जाता है। कंसेंट क्यों लिया जाता है कि भाई कोई सर्वाइवर नहीं है तो फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कंसेंट क्यों लिया जाता है? वो तो बाय लॉ क्या हुए, सब्स्टिट्यूट ही हुए ना उसके। हाँ यस सर। हाँ, अगर सर मैं अगर सिंगल नहीं हूँ। एप्लीकेंट है
जी सर अगर सिंगल एप्लीकेंट की भी डेथ होती है तो भी तो सेम प्रोसेस है ना, या सिंगल हो या फिर एक से ज्यादा हो। सिंगल एप्लीकेंट की डेथ होती है तो हाँ सर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ही उसका सर्वाइवर बनेगा। करेक्ट है सर? एनी डाउट? हाँ सर, नो सर, क्लियर है सर। जी कृतिका मैडम, आप अगर कभी भी दिन में फ्री हैं तो आप प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा और रिवीजन स्टार्ट कीजिएगा साथ में। और मैं केस स्टडी अब आज से डालने वाला हूं ग्रुप में, जिसको हमें डेली बेसिस पे लिखना है। लिखने की प्रैक्टिस छोड़िएगा मत। लिखने की प्रैक्टिस छूटी तो हम एमसीक्यूज में तो अच्छे मार्क्स कवर कर लेंगे, मगर पेपर 2 में नहीं हो पाएंगे। जी कृतिका मैम। ओके ओके सर। जी मैडम, मुझे आप मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। आई विल कनेक्ट यू इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। श्योर सर श्योर। कीर्ति मैडम, आपका रिवीजन कैसे चल रहा है? अच्छा कर रहे हैं आप? शायद मेरी बात हुई है रजत सर से। अच्छा हो रहा तो है? क्या, अच्छा तो नहीं कह सकते बट ठीक चल रहा है मतलब। मैडम आपको थोड़ी सी एफर्ट की जरूरत है, आपको ज्यादा नहीं जरूरत है। आप अगर तो थोड़ा सा, मतलब आपको भी पता है कि आपको सारी चीजें समझ में आती है, तो आप कभी भी अभी कनेक्ट। अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि अभी मैं थोड़ा सा बैकलॉग में हूँ, तो मुझे थोड़ा जरूरत ज्यादा है, बट आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी रिकवर कर लूँ सारा। जी जी मैडम, हम भी विश करते हैं कि आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वो जल्दी से सुधर जाए। मगर एक चीज याद रखिएगा मैडम, इतनी छोटी सी उम्र में आपके ऊपर इतनी सारी कसौटी आ रही है ना, तो ये याद रखिएगा कि आप एक तो बहुत ही अच्छे पर्सन हो और भगवान आपकी बहुत बड़ी परीक्षा ले रहा है। ये अगर ये एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर ली तो बहुत ही अच्छे दिन आपके जल्दी से आने वाले हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर डेज एंड विथ नो हर्डल्स। खाना खाना गरम खाइएगा, हेल्दी खाइएगा, बीमार मत पड़िएगा। नाउ द सीजन हैज बीन चेंज, और वो चेंजिंग्स के साथ आपकी इलनेस भी बढ़ सकती है। बस इतना मेरा रिक्वेस्ट है। इसी के साथ मिलते हैं वापस रात को 9:30 बजे। हैव अ नाइस, नहीं, दोपहर को 1 से 2 बजे में। हैव अ नाइस डे। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू सर।